नमस्कार साथियों, मैं अनुष्का एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल साहित्य सहपाठी में। तो साथियों, आज मैं लेकर आई हूँ यूजीसी नेट के यूनिट 6 में लगी कहानी अपना अपना भाग्य, जो जैनेंद्र जी की कहानी है। तो जैसे हम कहानी शुरू करने से पहले लेखक के जीवन परिचय के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आइए चर्चा कर लेते हैं। तो जैनेंद्र जी जो हैं वो मनोवैज्ञानिक लेखक हैं और इनका जो जन्म हुआ था वो 2 फरवरी 1905 को अलीगढ़ में हुआ था। ठीक है, उत्तर प्रदेश अलीगढ़ में। इनकी प्रमुख कृतियों में अब इनकी मृत्यु क्या हुई थी 24 सितंबर 1988 को। इनकी महत्वपूर्ण कृतियों में तो महत्वपूर्ण जो उपन्यास है उसमें जो है सत्याग्रह लगा हुआ है, दीप्ति लगा हुआ है, सत्यधन लगा हुआ है और नीला। ठीक है, ये इनके चर्चित उपन्यास हैं। इनका जो कहानी संग्रह है वो फांसी नाम से प्रकाशित हुआ था। इनका निबंध संग्रह जो है जड़ की बात। और इनकी जो उनकी जो शिक्षा थी वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हुई थी, लेकिन असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें बीच में ही अपनी शिक्षा को छोड़ना पड़ा। तो आइए अब ज़्यादा देर न करते हुए कहानी की ओर चलते हैं। तो पहले कहानी शुरू करने से पहले उसके महत्वपूर्ण बिंदु जो है उन पर चर्चा कर लेते हैं। तो जो जैनेंद्र जी हैं उनकी जो कहानी है ये अपना अपना भाग ये वातायन में संकलित है, जो 1931 में प्रकाशित हुआ था, जिसमें कुल 13 कहानियाँ और लगी हुई हैं। कितनी? 13 कहानियाँ और लगी हुई हैं। ठीक है, 13 कहानियाँ और लगी हुई हैं। तो जो चलो 13 कहानियों के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, कौन कौन सी 13 कहानी वो हैं, क्योंकि यूजीसी नेट का एग्ज़ाम में कहीं से भी कुछ भी पॉइंट रख देगा। तो 13 कहानी में है, 13 कहानी में जैसे फोटोग्राफी इनका, खेल हो गया, चोरी हो गया, अपना अपना भाग्य हो गया, अंधे का वेद हो गया, आतिथ्य हो गया, दिल्ली में, ब्याह, निर्मम, 10वीं है साधु की हट, 11वीं है चलित चित्त, 12वीं है तमाशा और 13वीं है भाभी। ठीक है, ये इनकी 13 कहानी थी जो वातायन में संकलित है। कौन कौन सी? नंबर 1 फोटोग्राफी, नंबर 2 खेल, नंबर 3 चोरी, नंबर 4 अपना अपना भाग, नंबर 5 अंधे का वेद, नंबर 6 आतिथ्य, नंबर 7 है दिल्ली में, नंबर 8 है ब्याह, नंबर 9 है निर्मम, नंबर 10 है साधु की हट, 11 है चलचित्र, 12 है तमाशा और 13 है भाभी। तो ये थे इनके जो कहानी संकलन वातायन में संकलित है। और वातायन का कहानी संग्रह हुआ था तो 1931 में। तो चलिए अब देर न करते हुए कहानी की ओर चलते हैं। कहानी में जितनी भी महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं हम उनको अंडरलाइन कर लेंगे। आप भी नोट्स बनाते हुए चलिए। कहानी में ये पंक्तियाँ दे करके बहुत क्वेश्चन बनते हैं, तो कहानियों को हम हर बार कहते हैं कि कहानियों को जो महत्वपूर्ण पंक्तियाँ उनको हम अंडरलाइन कर देंगे, उनको आप नोट कर लीजिएगा। और कहानी की जो प्रारंभ की पंक्तियाँ हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती हैं कि कहानी का प्रारंभ किस पंक्ति से हुआ है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो प्रारंभ का ही जैसे ये मैंने बताई थी ना, प्रारंभ की पंक्तियाँ बहुत इंपॉर्टेंट। तो क्या है? बहुत कुछ निरुद्देश घूम चुकने पर हम सड़क के एक किनारे की एक बेंच पर बैठ गए। नैनीताल की संध्या धीरे धीरे उतर रही थी, रुई के रेसिस से भाप से बादल। हमारे सिरों को छू छू कर बेरोक घूम रहे थे। ठीक है, यहाँ तक अंडरलाइन कर दिया है। हल्के प्रकाश और अंधियारी से रंग कर कभी वे नीले दिखते, कभी सफ़ेद, और फिर देर में अरुण पड़ जाते। वे जैसे हमारे साथ खेलना चाह रहे थे। पीछे हमारे पोलो वाला मैदान फैला था। ठीक है, यहाँ से अंडरलाइन कर लें। पीछे हमारे पोलो वाला मैदान फैला था। सामने अंग्रेजों का एक प्रमोद गृह था, जहाँ सुहावना रसीला बाजा बज रहा था, और पास में था वही सुरम्य अनुपम नैनीताल में किश्तियाँ अपने सफ़ेद पाल उड़ाती हुई एक
दो अंग्रेजी यात्रियों को लेकर इधर से उधर और उधर से इधर खेल रही थी, और कहीं कुछ अंग्रेज एक एक देवी सामने प्रतिस्थापित कर अपनी सुई सी शकल की डोंगियों को मानो शर्त बांधकर सरपट दौड़ा रहे थे। कहीं किनारे पर कुछ साहब अपना बसी पानी में डाले साधैर्य, एकाग्र, एकस्थ, एकनिष्ठ मछली चिंतन कर रहे थे। पीछे पोलो लॉन में बच्चे किलकारियां मारते हुए हॉकी खेल रहे थे। क्या कर रहे थे? हॉकी खेल रहे थे। शोर, मारपीट, गाली गलौज भी जैसे खेल का ही अंश था। इस तमाम खेल को उतने क्षणों का उद्देश्य बना वे बालक अपना सारा मन, सारी देह, समग्र बल और समूची विधा लगाकर मानो खत्म कर देना चाहते थे। उन्हें आगे की चिंता न थी, बीते का ख्याल न था। वे शुद्ध तत्काल के प्राणी थे। वे शब्द की संपूर्ण सच्चाई के साथ जीवित थे। सड़क पर से नर नारियों का अविरल प्रवाह आ रहा था और जा रहा था। उसका ना और था न छोर। यह प्रवाह कहाँ जा रहा था और कहाँ से आ रहा था कौन बता सकता है। सब उम्र के, सब तरह के लोग इसमें थे। मानो मानसिकता के नमूने का बाजार सज कर सामने से इठलाता निकला चला जा रहा हो। अधिकार गर्व में तने अंग्रेज उसमें थे, और चिथड़ों से सजे घोड़े की बाग थामे वे पहाड़ी उसमें थे, जिन्होंने अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान को कुचलकर शून्य बना लिया और जो बड़ी तत्परता से दुम हिलाना सीख गए हैं। भागते खेलते, यहाँ से अंडरलाइन कर लीजिएगा, भागते खेलते, हंसते, शरारत करते, लाल लाल बच्चे, अंग्रेज बच्चे और पीली पीली आंखें फाड़े पिता की उंगली पकड़कर चलते हुए अपने हिंदुस्तानी नौनिहाल भी थे। ठीक है, अंग्रेज पिता थे जो अपने बच्चों के साथ भाग रहे थे, हंस रहे थे और खेल रहे थे। उधर भारतीय पितृदेव भी थे जो बुजुर्ग को अपने चारों तरफ लपेटे धन संपन्नता के लक्षणों का प्रदर्शन करते हुए चल रहे थे। अंग्रेज रमणियाँ थी जो धीरे धीरे नहीं चलती थी, तेज चलती थी। उन्हें न चलने में थकावट आती थी, न हंसने में लाज आती थी। कसरत के नाम पर घोड़े पर भी बैठ सकती थी और घोड़े के साथ ही साथ जरा जी होते ही किसी हिंदुस्तानी पर कोड़े भी फटकार सकती थी। वे 2-2, 3-3, 4-4 की टोलियों में निसंग निरापद इस प्रवाह में मानो अपने स्थान को जानती हुई सड़क पर चली जा रही थी। उधर हमारी भारत की कुल लक्ष्मणियाँ सड़क के बिल्कुल किनारे किनारे दामन बजाती और संभालती हुई साड़ी की कई तहों में सिमट कर लोक लाज, स्त्रीत्व और भारतीय गरिमा के आदर्श को अपने परिवेष्टनों में छिपाकर सहमी धरती में आंखें गाड़े कदम कदम बढ़ रही थी। ठीक है, इसके साथ ही भारतीयता का एक और नमूना था अपने कालेपन को कुरच कर बहा देने की इच्छा करने वाला अंग्रेज दा पुरुषोत्तम भी थे, जो नेटिवों को देखकर मुंह फेर लेते थे और अंग्रेज को देखकर आंखें बिछा देते थे और दुम हिलाने लगते थे। वैसे वे अकड़कर चलते थे, मानो भारत भूमि को इसी अकड़ के साथ कुचल कर चलने का उन्हें अधिकार मिला है। अब यहाँ पे 2 भाग करके हैं। क्या है? घंटे के घंटे सरक गए, अंधकार गाढ़ा हो गया, बादल सफ़ेद होकर जम गए, मानुष का वह तांता एक एक कर छीड़ हो गया। अब इक्का दुक्का आदमी सड़क पर छतरी लगाकर निकल रहा था। हम वहीं के वहीं बैठे थे।
सर्दी से मालूम हुई हमारे ओवरकोट भी भीग गए थे। पीछे फिरकर देखा, यह लान बर्फ की चादर की तरह बिल्कुल स्तब्ध और सुन्न पड़ा था। सब सन्नाटा था। तल्ली लाल की बिजली की रोशनियाँ दीप मालिका सी जगमगा रही थी, यानी अब सूर्यास्त हो गया था तो सब क्या चारों तरफ सन्नाटा हुआ छाया हुआ था। और वहाँ पीछे बर्फ, जो पीछे मैदान जिसमें बच्चे खेल रहे थे, वहाँ क्या हुआ, बर्फबारी हो गई, बर्फ बिछी हुई थी। वह जगमगाहट 2 मील तक फैले हुए प्रकृति के जल दर्पण पर प्रतिबिंबित हो रही थी, और दर्पण का कांपता हुआ, लहरें लेता हुआ वह जल प्रतिबिंबों को 100 गुना 1000 गुना करके उनके प्रकाश को मानो एकत्र और पूंजीभूत करके व्याप्त कर रहा था। पहाड़ों के सिर पर की रोशनियां तारों से जान पड़ती थी। हमारे देखते देखते एक घने पर्दे ने अगर इन सबको ढक दिया। रोशनियां मानो मर गई, जगमगाहट लुप्त हो गई। वे काले काले भूत से पहाड़ भी इस सफ़ेद पर्दे के पीछे छिप गए। पास की वस्तु भी न दिखने लगी, मानो यह घनीभूत प्रलय थी। सब कुछ इस घनी गहरी सफ़ेदी में दब गया। एक शुभ्र महासागर ने फैलकर संस्कृत के सारे अस्तित्व को डुबो दिया। ऊपर नीचे चारों तरफ वह निर्भेद सफ़ेद शून्यता ही फैली हुई थी। ऐसा घना कोहरा हमने कभी न देखा था। ठीक है, वो वहाँ नैनीताल का कोहरे के बारे में लेखक बता रहा है कि ऐसा मैंने कभी कोहरा नहीं देखा था। वह टप टप टपक रहा था। मार्ग अब बिल्कुल निर्जन चुप था। वह प्रवाह न जाने किन घोंसलों में छिप गया। जो भी चहल पहल मची हुई थी, वह कह रहा वह पता नहीं किस घोंसले में जाकर छिप गया। उस बृहदाकार शुभ्र शून्य में कहीं से 11 बार टन टन हो उठा। कितनी बार? 11 बार, यानी 11 बज चुके थे। जैसे कहीं दूर कब्र में से आवाज़ आ रही हो। हम अपने अपने होटलों के लिए चल दिए। 3 भाग 3 है, 1 2 3 भाग करके है। ठीक है। रास्ते में 2 मित्रों को होटल मिला। दोनों वकील मित्र छुट्टी लेकर चले गए। कौन थे? 2 वकील थे। दोनों, आप पूछ सकते हैं कितने दोस्त थे और कौन थे, तो 2 वकील थे, दोनों छुट्टी लेकर चले गए। कुल कितने लोग थे? 4 लोग थे। ठीक है, तो 2 वकील मित्र छुट्टी लेकर चले गए। हम दोनों आगे बढ़े, मतलब हम दोनों आगे बढ़े यानी 2 छुट्टी लेकर चले गए और 2 साथ में 2 लोग थे। ठीक है, तो टोटल 4 लोग थे। हमारा होटल आगे था। ताल के किनारे हम चले आ रहे थे। हमारे ओवरकोट तर हो गए। बारिश नहीं मालूम होती, पर वहाँ तो ऊपर नीचे हवा से कड़ में बारिश थी। सर्दी इतनी थी कि सोचा कोट पर एक कंबल और होता तो अच्छा होता। रास्ते में ताल के बिल्कुल किनारे पर बेंच पड़ी थी। मैं जी में बेचैन हो रहा था। झटपट होटल पहुंचकर इन भीगे कपड़ों से छुट्टी पा गर्म बिस्तर में छिपकर सो जाना चाहता था, पर साथ के मित्र की सनक कब उठेगी, कब थमेगी, इसका क्या कुछ ठिकाना है, और वह कैसी होगी, इसका भी कुछ अंदाज नहीं है। उन्होंने कहा, आओ जरा यहाँ बैठे। हम उस चौदे कोहरे में रात के ठीक 1 बजे तालाब के किनारे उस भीगी बर्फीली ठंडी हो रही लोहे की बेंचों पर बैठ गया। ठीक है, कितना बज गया? रात का 1 बज गया है। पाँच 10 15 मिनट हो गए। मित्र के उठने का इरादा ना मालूम हुआ। मैंने खिजलाकर कहा, चलिए भी। अरे जरा बैठो भी, मतलब वो अपने दोस्त से कहते हैं अब चलो भी, टाइम बहुत हो रहा है। तो वो कहते हैं नहीं, थोड़ी देर और बैठो। हाथ पकड़कर जरा बैठाने के लिए जब इस जोर से बैठा लिया गया और चारा ना रहा, लाचार बैठे रहना पड़ा। सनक से छुटकारा आसान न था और यह जरा बैठना जरा न था। चुप बैठे तंग हो रहा था, कुड़ रहा था। मतलब लेखक परेशान हो रहा था क्या कि वो अकेले रात में बैठा हुआ, उसका मन भी नहीं था, तो भी दोस्त के कहने पर उसको बैठना पड़ा। कि मित्र अचानक बोले। क्या बोले? देखो वह क्या है।
वो कह रहा है देखो सामने क्या आ रहा है। मैंने देखा कोहरे की सफ़ेदी में कुछ, क्या है, यहाँ से अंडरलाइन कर लो। मैंने देखा कोहरे की कुछ सफ़ेदी में कुछ ही हाथ दूर से एक काली सी सूरत हमारी तरफ बढ़ी आ रही थी। मैंने कहा होगा कुछ, तो बड़ी आ रही थी, यहाँ तक अंडरलाइन कर लो, होगा कोई। 3 गज की दूरी में दिख पड़ा एक लड़का सिर से बड़े बड़े बालों को खुजलाता चला आ रहा था। कौन आ रहा था? एक लड़का आ रहा था जिसके बाल बहुत बड़े थे और सिर को खुजलाता हुआ उनकी तरफ आ रहा था। नंगे पैर था, नंगे सिर था, एक मैली सी कमीज लटकाया है। क्या था? ना तो पैरों में चप्पल थे और ना ही वस्त्र थे, ठीक है। एक गंदी सी कमीज लटकाया हुआ था और ना तो सर पे कुछ लगाया हुआ था। पैर उसके ना जाने कहाँ पड़ रहे थे और मतलब ठंडक के मारे पैर इधर उधर पड़ रहे थे, बेशुद्ध चला आ रहा था। और वह ना जाने कहाँ जा रहा था। इतना जाना चाहता है कि उसके कदम जैसे कोई न अगला है, न पिछला है, न दाया है, न बाया है। पास ही चुंगी की लालटेन के छोटे से प्रकाश वृत्त में देखा कोई 10-12 साल का, कितने का? 10-12 साल का। उम्र जरूर याद कर लीजिएगा। ये 10-12 बरस का था। 10-12 बरस का होगा। गोरे रंग का है पर मैल से काला पड़ गया है। क्या है लड़का? मतलब गोरे का रंग का है लेकिन गंदगी के कारण क्या हो गया? काला पड़ गया है। आंखें बड़ी अच्छी बड़ी पर सूनी है। माथा जैसे अभी झुर्रियों से खा गया है। झुर्री वह हमें न देख पाया। वह जैसे कुछ भी नहीं देख रहा था, न नीचे की धरती, न ऊपर चारों तरफ फैला हुआ कोहरा, न सामने का तालाब और न बाकी दुनिया। वह बस अपने विकट वर्तमान को देख रहा था। मित्र ने आवाज़ दी, ए! उसने जैसे जागकर देखा और पास आ गया। मतलब उसको आवाज़ दिया जब लेखक ने कि ए, लेखक के दोस्त ने, तो वो जैसे सो रहा हो ऐसे जग कर पास आ गया। तू कहाँ जा रहा है रे? उस लेखक के दोस्त पूछ रहे, तुम कहाँ जा रहे हो? उसने अपनी सूनी आंखें फाड़ दी। दुनिया सो गई है, तू ही क्यों घूम रहा है? मतलब रात के 1 बज गए हैं तो वो कह रहा है कि सभी सो गए हैं, तुम क्यों जाग रहे हो? बालक मौन मुख फिर भी बोलता हुआ उस चेहरा लेकर खड़ा रहा। कहाँ सोएगा? लेखक का दोस्त बोल रहा है, तुम कहाँ सोओगे इतनी रात में? तो उस लड़के ने क्या जवाब दिया? यही कहीं। कल कहाँ सोया था? तो वो पूछ रहा, कल कहाँ सोए थे तुम? तो कह रहा, दुकान पर। आज वहाँ क्यों नहीं? तो वो जवाब देता है कि नौकरी से हटा दिया है मुझे। क्या नौकरी थी? सब काम 1 रुपया और जूठा खाना। क्या कह रहा है कि पूरा काम करते थे और 1 रुपया मिलता था और जूठा खाना खाने में मिलता था। फिर नौकरी करेगा? वो पूछता है कि नौकरी क्या तुम करना चाहोगे? उसने कहा हाँ। बाहर चलेगा? हाँ। आज क्या खाना खाया? कुछ नहीं। अब खाना मिलेगा? नहीं मिलेगा। यूं ही सो जाएगा? हाँ। कहाँ? यहीं कहीं। तो वो पूछ रहा है कि आज तुम खाना खाए हो? तो कहता नहीं खाया। तो कह रहे अब खाना मिलेगा? तो कह रहा था नहीं। तो कह रहे थे कहाँ सो जाओगे? तो कह रहा यहीं कहीं सो जाऊँगा, क्योंकि उसका कोई स्थायी ठिकाना तो है नहीं। तब फिर लेकर पूछता है कि इन्हीं कपड़ों से? बालक फिर आंखों से बोलकर मुँह खड़ा रहा। आंखें मानो बोलती हैं, यह भी कैसा मूर्ख प्रश्न है। माँ बाप है? अब वो फिर पुनः क्वेश्चन करता है कि तुम्हारे माँ बाप हैं? तो लड़का क्या कहता है? हाँ। कहाँ है? 15 कोस दूर गांव में। क्या कहता है कि जो वहाँ एक गांव है वो कहाँ कितनी दूर है? 15 कोस दूर है। तो भाग गया? हाँ। कहता है कि तुम भाग कर आए हो क्या? कहता हाँ। तो फिर लेकर क्वेश्चन करता है क्यों? तो वो बताता है कि मेरे कई छोटे भाई बहन हैं। क्या कह रहे हैं? कि मेरे और भी छोटे भाई बहन हैं। सो भाग आया। वहाँ काम नहीं, रोटी नहीं, बाप भूखा रहता है और मारता है, माँ भूखी रहती है और रोती है, सो भाग आया। क्या कह रहा है कि वहाँ भी भूखों मर रहा था। एक साथी और था उसी गांव का,
मुझसे बड़ा। दोनों साथ यहाँ आए थे, अब वह नहीं है। ठीक है, तो बताते हैं एक और साथी आया था, मैं अपने साथी के साथ आया था जो मुझसे बड़ा था, लेकिन अब वह नहीं है। तो लेखक फिर कहता है कहाँ गया? वह जवाब देता है मर गया। जरा सी उम्र में ही उसकी मौत से पहचान हो गई। मुझे अचरज हुआ, दर्द हुआ। पूछा मर गया? हाँ, साहब ने मारा। मर गया? क्या कहते हैं कि साहब जो थे, होटल का जो मालिक था, उसने मारा और मोम मर गया। अच्छा, हमारे साथ चल। तो वो कहते हैं कि तुम मेरे साथ चलो। बस साथ चल दिया। लौटकर हम वकील दोस्तों के होटल में पहुँचे। कह रहे कि वह उनको लेकर के कहाँ पहुँचा? वकील दोस्तों के होटल में। वकील साहब, वकील लोग होटल के ऊपर के कमरे से उतर कर आए, कश्मीरी दोसाला लपेटे हुए, मोजे चढ़े, पैरों में चप्पल थी, स्वर में हल्की सी झुलझुलाहट थी, कुछ लापरवाही थी। ओहो, फिर आप कहिए, आपको नौकर की ज़रूरत थी ना? तो कहते कि तुम्हें नौकर की ज़रूरत थी क्या? देखिए यह लड़का है, कहाँ से लाए हैं? इसे आप जानते हैं? जानता हूँ, यह बेईमान नहीं हो सकता है। अजी ये पहाड़ी हैं, बड़े शैतान होते हैं। वो क्या कह रहे हैं कि पहाड़ी लोग हैं, बड़े शैतान होते हैं। बच्चे बच्चे में गुण छिपे रहते हैं। आप भी क्या अजीब हैं, उठा लाए कहीं से। लो जी, या नौकर लो। मानिए तो यह लड़का अच्छा है, निकलेगा। आप भी जी बस खूब हैं। ऐरे गैरे को नौकर बना लिया जाए, अगले दिन वह न जाने क्या क्या लेकर चंपत हो जाए। क्या कह रहे हैं कि कोई भी ऐरा गैरा को ले आते हैं और दूसरे दिन चोरी करके भाग जाए। आप मानते ही नहीं, मैं क्या करूं? माने क्या खाक? आप भी जी अच्छा मजाक करते हैं। क्या कह रहे हैं कि आप भी अच्छा मजाक करते हो, किसी को भी पकड़ लाते हो। अच्छा, अब हम सोने जाते हैं। और वे 4 रुपये रोज के किराए वाले कमरे में सजी मसहरी में सोने झटपट चले गए। कितने? 4 रुपये रोज का किराया था। भाग 4 में क्या है? वकील साहब के चले जाने पर होटल के बाहर आकर मित्र ने अपनी जेब में हाथ डाला तो कुछ टटोला, पर झट कुछ निराश भाव से हाथ बाहर कर मेरी ओर देखने लगे। क्या है? मैंने पूछा। तो वो क्या कहते हैं कि इसे खाने के लिए कुछ देना चाहता था। अंग्रेजी में मित्र ने कहा, मगर 10 के नोट हैं। क्या कह रहे हैं? मगर 10 के नोट हैं। नोट ही शायद मेरे पास हैं, देखूं। सचमुच मेरे जेब में भी नोट ही थे। हम फिर अंग्रेजी में बोलने लगे। लड़के के दांत बीच बीच में कटकटा उठते थे। कड़ाके की सर्दी थी, मतलब इतनी सर्दी थी कि बीच बीच में भाई वो एक कमीज ही पहने हुआ था, तो उसके दांत कटकटा उठते थे सर्दी के मारे। मित्र ने पूछा तब? मैंने कहा 10 का नोट ही दे दो। उसने कहा कि भाई 10 का नोट है तो फिर अब क्या किया जाए, और टूटे पैसे है नहीं चेंज, तो इसको 10 का ही नोट दे दिया जाए। सक पकाकर मित्र मेरा मुंह देखने लगे। अरे यार, बजट बिगड़ जाएगा। हृदय में जितनी दया है, पास में उतना पैसा तो नहीं। तो क्या कह रहे हैं कि जितनी हृदय में हमारे प्रेम है, दया है, उतना हमारे पास पॉकेट मनी नहीं है। तो जाने दो, यह दया ही इस जमाने में बहुत है, मैंने कहा। मित्र चुप रहे, जैसा कुछ सोचते रहे। फिर लड़के से बोले, अब आज तो कुछ नहीं हो सकता। कल मिलना हुआ होटल डी पॉ जानता है, वहीं कल 10 बजे मिलेगा। क्या कह रहे हैं कि आज तो अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, कल आइएगा 10 बजे। कौन से? होटल डिपो में। हाँ, कुछ काम देंगे हुजूर? हाँ हाँ, ढूंढ दूंगा। क्या कह रहे हैं कि कुछ काम दोगे हमें साहब करने के लिए? तो कहता है हाँ हाँ, ढूंढ दूंगा। तो जाऊँ? लड़के ने निराश आशा से पूछा। हाँ, ठंडी सांस खींचकर मित्र ने कहा। कहाँ कहाँ सोएगा? यहीं कहीं बेंच पर, पेड़ के नीचे, किसी दुकान की भट्ठी में। क्या कह रहे हैं? यहीं कहीं किसी पेड़ के या बेंच पर या भट्ठी, दुकान की जो भट्ठी होती है उसके पास सो जाऊंगा। बालक कुछ ठहरा, मैं असमंजस में रहा। तब वह प्रेत गति से एक और बढ़ गया और वह तेजी से चला गया और कोहरे में मिल गया। हम भी होटल की ओर बढ़े। हवा तीखी थी, हमारे कोटों के पार कर बदन में तीर सी लगती थी। सुगड़ते हुए मित्र ने कहा, भयानक शीत है, इसके पास बहुत कम कपड़े हैं। ये संसार है यार। मैंने स्वार्थ की फिलॉसफी सुनाई। चलो पहले बिस्तर में गर्म हो लें, फिर किसी और की चिंता करें।
उदास होकर मित्र ने कहा, स्वार्थ जो कहो लाचारी, कहो निठुराई, कहो या बेहयाई। ठीक है। दूसरे दिन नैनीताल स्वर्ग के किसी काले गुलाम पशु के दुलार का वह बेटा, वह बालक निश्चित समय पर हमारे होटल डिपो में नहीं आया। हम अपनी नैनीताल सैर खुशी खुशी ख़त्म कर चलने को हुए। उस लड़के की आस लगाते बैठे रहने की ज़रूरत हमने न समझी। मोटर में सवार होते ही थे कि यह समाचार मिला कि पिछली रात एक पहाड़ी बालक सड़क के किनारे पेड़ के नीचे ठिठुर कर मर गया। मरने के लिए उसे वही जगह, वही 10 बरस की उम्र और वही काले चिथड़े की कमीज मिली। आदमियों की दुनिया ने बस यही उपहार उसके पास छोड़ा था, पर बताने वालों ने बताया कि गरीब के मुंह पर, छाती पर, मुट्ठी और पैरों पर बर्फ की हल्की सी चादर चिपक गई थी। मानो दुनिया की बेहयाई ढकने के लिए प्रकृति ने शव के लिए सफ़ेद और ठंडे कफन का प्रबंध कर दिया था। सब सुना और सोचा, अपना अपना भाग्य। तो ये कहानी बहुत ही मार्मिक थी, हृदय मार्मिक, और इसका कहानी का अंत भी दुखांत होता है। अंत में वो बालक मर जाता है। वो वही बालक होता है जो लेखक से काम की तलाश में उससे मिला हुआ था रात में। तो यहीं पर इस कहानी का अंत होता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।